हूँ आपके साथ कविता राणा। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया जा चुका है और ऑपरेशन सिंदूर के रास्ते आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाए लगभग 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन इल्जामों की गोलियां अब चलाई जा रही हैं। संसद के रास्ते ऑपरेशन सिंदूर की आड़ में पीएम मोदी की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। 16 घंटों के इस बहस में सोचिए, युद्ध विराम के पीछे का कारण पूछा जा रहा है। सरकार की रणनीति, खुफिया एजेंसी की चूक और विदेश नीति, इन तीनों को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर रखा है। अब राहुल को दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश भैया इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सेना को मौका दिया होता तो पीओके आज हमारे पास होता। 100 बात की एक बात ये कि संसद की इसी गहमागहमी में पीएम मोदी को कमजोर दिखाने की कोशिश हो रही है और सरकार पर जनता को गुमराह करने के आरोप भी लग रहे हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आज के इन हालातों की पिक्चर 3 महीने पहले आध्यात्मिक गुरु यानी कि स्वामी योग पहले से दिखा चुके हैं? देखिए, पीएम मोदी कहीं भी कमजोर पड़ेंगे भी नहीं और होने वाले भी नहीं है। लेकिन ये सच है कि हम जब एक नेतृत्व प्रधान जो व्यक्ति होता है, तो परमात्मा तो है नहीं कि हमेशा सब चीजें सही बैठे। तो हम जब आंकलन करते हैं तो ये कहते हैं ना, जैसे क्रिकेट मैच के अंदर होता है कि अरे इस बॉल पे तो चौका लगाना था, अरे इस पे छक्का लगाना था, इस बॉल को नहीं खेलना था। तो काइंड ऑफ जो दिखाई दे रहा है, उनका जन्म तारीख है 17 सितंबर, और 17 सितंबर के बाद मैं आपको एक और तारीख जो मैं बता चुका हूं, 18 अक्टूबर को, जब अतिचारी गति से चलते 5 महीने के बाद कर्क राशि में बृहस्पति आ जाएंगे, तो कुछ नेता उनके पार्टी के अंदर के भी हो सकते हैं, संगठन के भी हो सकते हैं और अपोजिशन के भी हो सकते हैं, जो उन पर कुछ लांछन लगाने का प्रयास करेंगे, लूज टॉक करेंगे, और हो सकता है मीडिया में उनके खिलाफ एक माहौल बनने का षड्यंत्र हो। इसका दूसरा कारण होगा कि विश्व स्तर पर भी, क्योंकि जिस डिटर्मिनेशन के साथ मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं, उनको रोकना बहुत जरूरी हो जाएगा। आप जो देख रहे हैं इंडिया पाकिस्तान का वॉर है, ये इंडिया पाकिस्तान वॉर नहीं है। इस इंडिया पाकिस्तान की वॉर में हिडन एजेंडा चाइना का भी है और अमेरिका का भी है, क्योंकि चाइना पे जो टैरिफ की मार पड़ी है अमेरिका के द्वारा, उसकी इंडस्ट्री का माल पूरा का पूरा बिक नहीं रहा है वहां पर, तो उसको डंपिंग ग्राउंड चाहिए। प्लस चाइना चाहता है कि किसी भी तरह से मैन्युफैक्चरिंग हब जो चाइना है वो भारत नहीं बनना चाहिए। भारत में तो खूब इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो भारत को अगर युद्ध में उलझा दिया जाए, भारत को इतना डिस्टर्ब किया जाए कि वो युद्ध पे ही ध्यान दे, और इन्वेस्टर हमेशा चाहता है कि वो सेफ माहौल में आए। चाइना में तो इस समय कोई वॉर नहीं है, तो फिर से वो इन्वेस्टर चाइना की तरफ ही रहेगा, ऐसा चाइना सोचता है। और चाइना दिल्ली तौर से ये चाहता है कि पाकिस्तान के साथ भारत की युद्ध बनी रहे। साइमल्टेनियसली अमेरिका भले हमारा हितैषी दिखा रहा हो खुद को, लेकिन इसमें मैंने कहा धनम मूलम धर्मम, हर रिश्ते की जड़ में धन है। तो अमेरिका भी चाहता है कि अगर जिस तरह से शेर की चाल चलते हुए भारत आगे बढ़ रहा है, तो उससे तो एक चाइना कंट्रोल नहीं हो रहा है, बड़ी मुश्किल से उसने रूस को कंट्रोल किया। अब भारत की जो शक्ति है, युवा धन है, भारत के पास यंग जनरेशन है, टेक्नोलॉजी है, हमारे टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, आईटी में हम सॉफ्ट पावर हैं वर्ल्ड का। तो अमेरिका की भी जो नीति है, जो मैं कहता हूं कि विजनरी होती है, 20-25 साल आगे देखती है, उसको बिल्कुल ये पता है कि भारत को रोकना लगभग नामुमकिन है। तो एक ही चीज पे आपको वो डिस्टर्ब कर सकता है कि भारत किसी तरह से युद्ध में गिरा रहे। एक छोटी युद्ध में निकल जाए 15-20 दिन, 25 दिन में, वो कोई नहीं चाहता। तो अमेरिका भी हिडन एक उसका क्लॉज ये रहेगा कि भारत इसमें उलझा रहे, ये समस्या किसी तरह से ना सुलझे। तो जब युद्ध दोनों तरफ से खींचता है, जैसे मानो किसी के वाया वाया थ्रू अमेरिका हथियार पाकिस्तान को भी देता है, अमेरिका हमें भी सपोर्ट दे रहा है, चाइना पाकिस्तान को भी सपोर्ट दे रहा है, चाइना हमारे साथ भी नेगोशिएशन कर रहा है, तो वो युद्ध लंबा खींचता है। और जब युद्ध लंबा खींचेगा तो लोग उसमें से फिर परेशान होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आसपास सब डिस्टर्ब हो जाता है, आपकी एयरलाइन वगैरह सब डिस्टर्ब है, इन्वेस्टर्स डिस्टर्ब हैं, स्टॉक मार्केट डिस्टर्ब है। तो अंदर के लोग कहते हैं कि अरे इतनी लंबी लड़ाई क्या खिंच गई है, आपने तो उसका जवाब ठीक नहीं दिया, ये है वो है। वो चीज मैं अक्टूबर में देख रहा हूं। वहां पर मोदी जी का विरोध तो नहीं बोल सकते, लेकिन उनके विरोध में हवा फैलाने का प्रयास पूरी तरह से किया जाएगा, और उसमें मोदी जी असहज भी हो, आपको दिखेंगे कभी कभी कि वो असहज हो रहे हैं। कभी ऐसा फील भी होगा कि यस, ये चीजें कुछ ज्यादा ही घुटन पैदा कर रही हैं। पर ये ज्योतिष के एंगल से मैं आपको बता रहा हूं, अगर इसको स्ट्रेटेजिकली ठीक से हैंडल किया जाए तो उसके बाहर आया जा सकता है, बिल्कुल आया। लेकिन क्या ये वही एक ट्रांजिशन पीरियड होगा जिसका आप बहुत पहले भी बताए थे, पीएम मोदी के जाने का, योगी जी के आने का, वो पीरियड क्या यही होगा?
ऐसा कह भी सकते हैं। तो आज की तस्वीर में संसद, सिंदूर और संग्राम, इन तीनों की जुगलबंदी धमाल मचा रही है। विपक्ष के इन सवालों की बौछार के आगे सरकार ने जवाबों की दीवार खड़ी कर दी है। आलम यह है कि पीएम मोदी की फील्डिंग में रक्षा मंत्री से लेकर गृह मंत्री हर कोई इस सियासी पिच पे उतर चुका है। लोकसभा में चल रहे इन सियासी तीरों को गृह मंत्री अमित शाह की जुबान किस प्रकार से चीर रही है और पीएम मोदी की ढाल बनकर राजनीति के यही चाणक्य किस प्रकार से समूचे विपक्ष को आईना भी दिखा रहे हैं, देखिए। कल इस देश के पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम जी ने सवाल उठाया कि क्या प्रूफ है कि ये आतंकवादी पाकिस्तान से आए, और मान्यवर कब उठाया? जब संसद में चर्चा होने वाली थी। क्या कहना चाहते हैं चिदंबरम साहब? किसको बचाना चाहते हैं? पाकिस्तान को बचाकर आपको क्या मिलेगा? वो ये कह रहे हैं कि और क्या है, मत जवाब दो ना तुम्हें। मान्यवर हमारे पास, मैं आज चिदंबरम साहब को कहना चाहता हूं, मैं आज चिदंबरम साहब को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे पास मान्यवर हमारे पास प्रूफ है, वो भी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं कि तीनों पाकिस्तानी थे। 3 में से 2 के पाकिस्तान के वोटर नंबर भी आज हमारे पास उपलब्ध है। मान्यवर ये राइफलें हैं, ये राइफलें भी हमारे पास उपलब्ध है। इनके पास से जो चॉकलेटें मिली हैं, वो चॉकलेटें ढोक में से मिली, वो भी पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट है। मान्यवर ये कहते हैं कि पाकिस्तानी नहीं थे, इसका मतलब पूरी दुनिया के सामने इस देश का एक पूर्व गृह मंत्री पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है। और मान्यवर वो पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं थे, ऐसा बोलकर श्री चिदंबरम अगर पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं थे तो पाकिस्तान पर हमला क्यों किया, वो भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। मान्यवर आज पूरी दुनिया ने हमारे संसद सदस्य गए थे, स्वीकारा था कि हमला पाकिस्तान ने किया है, और इस देश का गृह मंत्री जो कांग्रेस पार्टी से आता है वो कहता है कि क्या सबूत है। अरे मुझसे मांगते, मैं दे देता, टीवी से मांगते हैं, पूरी दुनिया के सामने उजागर करते हैं, शख्स सुबह खड़ा करते हैं। पाकिस्तान को बचाने का इनका ये षड्यंत्र आज 130 करोड़ लोग जान रहे हैं। बच नहीं पाओगे आप लोग, बच नहीं पाओगे। मान्यवर मान्यवर अब मैं पहलगांव आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर, ये दोनों घटनाक्रम के लिए मान्यवर ये अभी से थक जाते हैं। प्लीज बैठिए। मान्यवर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, थोड़ा धैर्य रखे भैया, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है। मान्यवर मैं पहलगांव आतंकी हमला
और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरा घटनाक्रम बताना चाहता हूं। कल ढेर सारे सवाल उठाए। वैसे तो मुझे लगता था कि कल रक्षा मंत्री जी के भाषण के बाद शायद कांग्रेस पार्टी सपोर्ट में भाषण देना शुरू करेगी और अगर थोड़ी बहुत जनता की इच्छा की परख होती तो वो ही करते, मगर नहीं करा, क्योंकि रक्षा मंत्री जी ने बहुत बारीकी से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, इसकी जरूरियात, इसकी प्रासंगिकता और इसके परिणाम, इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से सदन के माध्यम से पूरी देश की जनता के सामने रखा जाए। मगर फिर भी उन्होंने बहुत सारे सवाल किए। अब सवाल किए हैं तो मुझे जवाब देना भी पड़ेगा, उनको सुनना भी पड़ेगा। मान्यवर, मैं पूरा घटनाक्रम बताना चाहता हूं। मान्यवर, 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ। इसमें 26 लोग मारे गए, 25 भारतीय और 1 नेपाली नागरिक। हमने उसी वक्त मैं श्रीनगर जाने के लिए निकल गया। रात को ही सुरक्षा बलों की मीटिंग कर ये भाग न पाए इसकी व्यवस्था की। माननीय मोदी जी ने 23 और 30 अप्रैल को सीसीएस की मीटिंग चेयर की। ये कह रहे हैं, मैं आज बताना चाहता हूं कि सीसीएस की 23 अप्रैल की मीटिंग में क्या हुआ। सबसे पहला कांग्रेस पार्टी का ब्लंडर था सिंधु जल संधि, इसको स्थगित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमने अटारी के माध्यम से एकीकृत जांच चौकी जो चलती थी उसको बंद कर दिया। पाकिस्तानी नागरिकों के सार्क वीजा को सस्पेंड कर सभी को वापस पाकिस्तान भेजने का काम किया। पाकिस्तान स्थित उच्चायोग ने रक्षा, सैन्य, नौसेना के सलाहकारों को अवांछनीय व्यक्ति घोषित किया, संख्या को 55 से घटाकर 30 किया और सीसीएस ने ये संकल्प लिया कि जहां पर भी ये आतंकवादी छुपे हैं उनको और उनकी ट्रेनिंग करने वाले अड्डों को सेना, पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ उचित जवाब देगी। मान्यवर, जिस तारीख को ये हुआ उसी दिन ये निर्णय हो चुका। मान्यवर, इसके बाद में कल गोगाई जी कहते थे मोदी जी 24 को पहलगाम जाने की जगह बिहार गए। सुनो यार। मान्यवर, मोदी जी जब ये पहलगाम घटना हुई यहां नहीं थे, विदेश में थे। आने के बाद तुरंत सीसीएस बैठक की और मोदी जी जिस दिन बिहार गए उस दिन पहलगाम में कोई नहीं था, सिर्फ राहुल गांधी थे। सारे लोग चले गए थे, सारे लोग वहां से अपने अपने ठिकाने पर चले गए थे। मगर इन्होंने एक बात कही, उस पर मेरी आपत्ति है। मान्यवर, उन्होंने कहा 24 अप्रैल को चुनावी भाषण किया। मान्यवर, देश का नेतृत्व करने वाले देश के प्रधानमंत्री की फर्ज होती है कि देश की संप्रभुता पर, देश के नागरिकों पर अगर ऐसा जघन्य हमला होता है तो जनता की भावनाओं के अनुरूप जवाब देना चाहिए। मान्यवर, मैं आज आपकी परमिशन से मोदी जी के बिहार भाषण के कुछ अंश पढ़ना चाहता हूं। कोट अनकोट है। 22 अप्रैल को पहलगाम का यह हमला केवल निहत्थे पर्यटकों पर नहीं बल्कि पूरे भारत की आत्मा पर एक दुस्साहसपूर्ण प्रहार है। आतंकवाद के प्रति दृढ़ और कड़ा रुख आतंकियों और इसके हमले की साजिश रखने वालों की कल्पना से भी बढ़कर उनको सजा दी जाए। मान्यवर, महत्वपूर्ण है आतंकियों और इसकी साजिश रचने वाले दोनों को। आतंकियों की बची खुची जमीन भी
मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीय इस बात के लिए एकजुट है कि आतंक के आकाओं की कमर तोड़ दी जाएगी। भारत हर एक आतंकवादी और उनके समर्थकों की पहचान करेगा, उनका पता लगाएगा और उन्हें दंडित करेगा। आतंकवाद कभी भी भारत की आत्मा नहीं तोड़ पाएगा। न्याय सुनिश्चित करने का मैं हर संभव प्रयास करूंगा। अनकोट। अब इसमें किसी को चुनावी भाषण दिखाई पड़ता है तो उसकी समझ शक्ति पर बहुत सारे सवालिया निशान लग जाते हैं। ये चुनावी भाषण नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिघोष है जो मोदी जी ने वहां दिया। इनको चुनावी भाषण दिखाई पड़ता है। जैसे चश्मे होते हैं ऐसी ही दृष्टि होती है। मान्यवर, इसके बाद 30 अप्रैल को मान्यवर 30 अप्रैल को सीसीएस की बैठक हुई। पहले 23 को हुई थी। उसमें सशस्त्र बलों को पूर्ण ऑपरेशन की फ्रीडम दे दी गई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सीसीएस की उपस्थिति में रक्षा मंत्री, एनएसए और सेनाओं के प्रमुख के साथ बैठकर पूर्ण ऑपरेशनल फ्रीडम देने का काम किया और इसके बाद ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ। मान्यवर, ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को रात को 1:04 से 4 मिनट से 1:24 तक चला। उसमें पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया और पूरी दुनिया ने इसके दृश्य देखे। साहब, इससे बड़ा संयमित हमला नहीं हो सकता। आजकल दुनिया में युद्ध चल रहे हैं, हम देख रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, महिलाएं मर रही, निर्दोष मर रहे। हमने 9 आतंकी अड्डों को समाप्त किया, परंतु एक भी सिविलियन नहीं मारा गया, केवल और केवल आतंकी मारे गए। स्थान थे मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर, मरकज तैयबा मुरीद के, महमूना जाया कैंप सियालकोट, अरे नाम सुनो काम में आएंगे, सरजाल कैंप सियालकोट, सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, गुलपुर कैंप कोटली, बरनाला कैंप बिंगबर्ग और अब्बास कैंप कोटली। मान्यवर, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक में हमने पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में ही हमला किया। एक प्रकार से भारत के हिस्से पर ही हमला किया। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा ही है, तो हमने तो हमारे हिस्से में हमला किया। मगर इस बार 100 किलोमीटर अंदर घुसकर पाकिस्तान की भूमि पर आतंकवादियों को तबाह करने का काम। और मान्यवर, ये आतंकी के ठिकानों पर हमला हुआ। इसमें मारा कौन गया? हाफिज मोहम्मद जमील जैसे मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर के बहनोई, मुदस्सर खादियान मरकज तैयबा मुरीद का प्रमुख, याकूब मलिक जेएम पदाधिकारी, मोहम्मद हमसा जमील जेएम ऑपरेटिव, मोहम्मद यूसुफ अजहर गंभीर रूप से घायल था, फिर मारा गया। जैसे मोहम्मद का आमिर मोहम्मद हसन खान गंभीर रूप से घायल था, फिर मारा गया। जेएम ऑपरेटिव मोहम्मद हसन गंभीर रूप से घायल हुआ। अब्दुल मलिक, खालिद अबू अक्स और नोएम मलिक, इनका कोई पता ठिकाना नहीं। और मान्यवर, ये पूछते थे मुझे कल कि पहलगांव के दोषी कहां गए? वो पहलगांव के दोषी कहां गए? ये जो मैंने, अरे सुनो ना यार, ये जो 10 मैंने नाम पढ़े हैं, इसमें से 8 ये चिदम्बरम एंड कंपनी के समय में आतंकवादी घटना घटाने वाले लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने मारा। ये हमें पूछते हैं कहां गए? अरे भाई,
आपके समय में जो छुप गए थे उनको चुन चुन कर हमारी सेना ने समाप्त कर दिया है। और ये 10 नहीं, कल राजनाथ जी घबराते घबराते बोले हैं, अब ऑथेंटिक शब्द का है, मैं बढ़ा नहीं सकता, मगर कम से कम 100 लोगों को हमारी सेना ने समाप्त, 100 से अधिक लोगों को हमारी सेना ने समाप्त करने का काम। मान्यवर, और इस पर भी गर्व नहीं कर सकते आप, इस पर भी गर्व नहीं कर सकते। मान्यवर, मान्यवर 7 मई को 1:26 पर 22 मिनट पर ये हमारा काम समाप्त हो गया। हमारे डीजीएमओ ने उनके डीजीएमओ को बता दिया कि भाई हमने आतंकवादी हमलों पर स्थानों पर सिर्फ हमला किया है, इनके हेडक्वार्टर पर हमला किया है, जो हमारा आत्मरक्षा का अधिकार है। पूरी दुनिया इसको एक्नॉलेज करती है। ऐसा नहीं हो सकता है मनमोहन सिंह के समय की तरह कि वो आकर मारेंगे और हम चुपचाप बैठे रहेंगे और जाकर चर्चा करेंगे। ये नरेंद्र मोदी सरकार, ऐसा नहीं हो सकता। डोजियर भेजते रहेंगे। मान्यवर, उरी में हमला हुआ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। पहलगाम में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक करा, और अरे पुलवामा में हुआ, एयर स्ट्राइक करा, और पहलगाम में हमला किया। 100 किलोमीटर अंदर जाकर 9 अड्डों और 100 से ज्यादा आतंकवादी को समाप्त। मान्यवर, अब देखें, हमने तो हमला किया था पाकिस्तान स्थित टेररिस्ट ठिकानों पर। अब पाकिस्तान से गलती हो गई, टेररिस्ट ठिकानों पर जो हमला किया था उसको वो अपने पर का हमला मान बैठे, और पूरी दुनिया में कहते थे कि हमारा टेररिज्म से कोई लेन देन नहीं है। ये तो अब ऐसे ही ग्रुप करते, हम तो विक्टिम है, जो मनमोहन सिंह ने सर्टिफाइड भी कर दिया था कि ये भी विक्टिम है। मान्यवर, मगर दूसरे दिन इनकी श्रद्धांजलि का कार्यक्रम हुआ और पाकिस्तान को मालूम नहीं पड़ा कि ये पूरी दुनिया देखेगी। सेना के आला अफसर उनके नमाजे जनाजा में उपस्थित हुए, उनके जनाजे को कंधा दिया, और ये सारे आतंकवादियों के जनाजे के जुलूस के अंदर पाकिस्तानी सेना, इनके अफसर, आईएसआई के अफसर, वहां की पुलिस के अफसर अश्रुभीनी आंख के साथ जुड़े थे। और मान्यवर, ये सिंदूर ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एक्सपोज कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। ये पूरी तरह से मान्यवर, पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। 8 मई को पाकिस्तान ने हमारे रिहायशी इलाकों में हमला किया, हमारे सेना के अड्डों पर हमला किया, मगर एक भी मिसाइल से उनका कुछ नुकसान नहीं कर पाई। बहुत नजदीक से की हुई गोलाबारी के कारण हमारे गुरुद्वारा टूटा, एक मंदिर टूटा, कुछ हमारे नागरिक हताहत हुए। और दूसरे दिन 9 मई को मोदी जी ने सेना को हुक्म दिया, एक मीटिंग करी, राजनाथ जी, मोदी जी, एनएसए, सेना के सारे अध्यक्ष, और जवाब देने का तय किया और उनके 11 एयरबेस को क्षतिग्रस्त करने का काम किया। मान्यवर, 8 एयरबेस इतने सटीक तरीके से तोड़े गए, पाकिस्तान की पूरी एयर डिफेंस सिस्टम धरी की धरी रहेगी, कुछ नहीं कर पाई। नूर खान चकलाला एयरबेस तोड़ दिया गया, मुरीद तोड़ दिया गया, सुगुर्दा तोड़ दिया गया, रफीकी तोड़ दिया गया, रहीम यार खान तोड़ दिया गया, जकोबाबाद तोड़ दिया गया, सुक्कुर और भोलारी भी तोड़ दिया। और सुक्कुर, लाहौर, अरिफवाला, चुनेन, जकोकाबाद और नया चोर, ये 6 रडार सिस्टम भी उनके पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए। 2 सरफेस टू एयर गाइडेड वेपन
लाहौर और अकारा में इनका जखीरा भी समाप्त कर दिया गया। और मान्यवर, ये हर चीज में पॉलिटिक्स करते हैं, हर चीज में। जब उन्होंने हमारे रिहायशी इलाकों पर हमला किया, फिर भी हमने इनके रिहायशी इलाकों पर हमला नहीं किया, सिर्फ इनके एयरबेस और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया और उनकी आक्रमण करने की क्षमता को पंगु कर रख दिया। हमारी पूरी सेना, पूरी वायुसेना, पूरी नौसेना अक्षुण्ण थी और उनकी हमला करने की क्षमता को हमने छिन्न विछिन्न कर दिया। पाकिस्तान के पास शरण में आने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। इसलिए मान्यवर, इसलिए 10 मई को डीजीएमओ ने, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया और 5 बजे हमने इस संघर्ष को विराम किया। अब मान्यवर, ये लोग कल सवाल उठा रहे थे कि इतनी अच्छी पोजीशन में थे, आपने युद्ध क्यों नहीं किया? युद्ध के कई परिणाम होते हैं मान्यवर, करना न करना वो सोचकर करना पड़ता है। मगर मैं इसी देश के इतिहास से कुछ घटनाएं बताना चाहता हूं। 1948 में मान्यवर, कश्मीर में हमारी सेनाएं निर्णायक बढ़त पर थी। सरदार पटेल ना बोलते रहे, जवाहरलाल नेहरू जी ने एक तरफा युद्ध विराम कर दिया। और मान्यवर, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का अगर अस्तित्व है तो जवाहरलाल नेहरू जी की ये युद्ध विराम के कारण है। इसका जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू है। मान्यवर, 1960 में सरदार पटेल ने विरोध किया था, गाड़ी लेकर आकाशवाणी तक गए थे, घोषणा न करते दरवाजे बंद कर दिए थे। मान्यवर, 1960 में सिंधु जल पर भौगोलिक व रणनीतिक रूप से हम बड़े मजबूत थे और उन्होंने सिंधु समझौता क्या किया? 80% भारत का पानी पाकिस्तान को दे दिया। मान्यवर, 62 के लड़ाई की बात मैं बाद में करूं। 65 की लड़ाई में हाजीपीर जैसे स्ट्रेटेजिक जगह पर हमने कब्जा किया था, 66 में उसको लौटा दिया गया। मैं 71 के युद्ध की भी बात करना चाहता हूं। मान्यवर, 71 में कल राजनाथ जी ने भी बताया, पूरे देश ने इंदिरा जी का समर्थन किया। उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। बहुत बड़ी विजय थी भारत की और सदियों तक भारत इस विजय पर गर्व करेगा। हम सब भी करते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। मगर हुआ क्या मान्यवर? युद्ध की विजय की चकाचौंध में क्या हुआ? 93 हजार युद्धबंदी हमारे पास थे, 93 हजार, और 15,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान का हमारे पास था। 93 हजार युद्धबंदी उस वक्त की पाकिस्तान की सेना का 42% और 15,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। मगर शिमला में समझौता हुआ, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर मांगना ही भूल गए। अगर उस वक्त पाक ऑक्यूपाई कश्मीर मांग लेते, न रहेगा बांस, न बजती बांसुरी। ये कैंप तोड़ने की जरूरत न पड़ती साहब आपको, हमको। मान्यवर, इतना ही नहीं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर तो नहीं लिया, मांगना ही भूल गए। 15,000 वर्ग किलोमीटर की जीती हुई भूमि भी वापस दे दी। तय हुआ था पाकिस्तानी नरसंहार के लिए युद्ध अपराध न्यायाधिकरण बनेगा, नहीं बना। सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार किया था। 195 पाकिस्तानी अधिकारियों पर मुकदमा चढ़ना था,
भुट्टो अपने साथ इंदिरा जी के सामने से छुड़ा कर ले गए। जनरल मानेक शॉ का एक कोट अनकोट कहता हूं, जनरल मानेक शॉ का, जो एक प्रकार से आर्किटेक्ट माने जाते हैं बांग्लादेश विजय के, इन्होंने कहा कि भुट्टो ने भारत के नेतृत्व को मूर्ख बनाया। अब जो शब्द है, मैं आप कोट अनकोट है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये लोग गुस्सा न हो सकते। आई टोल्ड हर इनटू ब्रैकेट इंदिरा गांधी, इंदिरा जी को कहा दैट ही इनटू ब्रैकेट भुट्टो के लिए, ही हैज मेड मंकी आउट ऑफ यू। समझ में आता है? ये फील्ड मार्शल साहब ने कहा है, मान्यवर, और ये हमें सिखा रहे, ये नहीं किया, वो नहीं किया, फलाना नहीं किया, ठिकाना नहीं किया। अरे भाई, आप तो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हो कि पाकिस्तान ने हमला ही नहीं किया है। क्या अधिकार है आपको पूछने का? कोई अधिकार नहीं है साहब। देखिए क्या होता है, मैंने कहा पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हो, तो कनी मोदी जी कह रही है कि नहीं, हम नहीं दे रहे हैं। कनी मोदी जी, माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं कनी मोदी को बताना चाहता हूं, माननीय सदस्य जी को, कि वो कह रही है हमने नहीं दिया, मगर जिसके साथ बैठते हो उसका दोस्त तो आपके सर पर आएगा ना। चिदम्बरम जी कर रहे हैं, आपके राज्य से है, कांग्रेस के प्रमुख नेता है, देश के पूर्व गृह मंत्री कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने आतंकवादी नहीं भेजे थे। क्या क्लीन चिट देना चाहते? किसी को अधिकार नहीं है साहब यहां आतंकवाद पर बोलने का, किसी को अधिकार नहीं। मान्यवर, मैं अब मान्यवर, मैं उनको बताना चाहता हूं, अभी आधा भी नहीं हुआ है, जरा सुनो। मान्यवर, 62 के चिन्ह में क्या हुआ, 62 के युद्ध में क्या हुआ? मान्य, ये अभी कल कुछ कांग्रेस के सदस्य चीन का सवाल पूछ रहे थे, मैं आज पूछना चाहता हूं 62 के युद्ध में क्या हुआ? 38,000 वर्ग मीटर, पूरा सदन ध्यान से सुने, 38,000 वर्ग मीटर अक्साई चीन का हिस्सा चीन को दे दिया गया।